नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज इसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईपीएस एफओ के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच वैरायटी ऑफ ओनियन इज सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। ओनियन की कौन सी वैरायटी है जो डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए सुटेबल होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हम ओनियन को ऑफ सीजन के अंदर पाउडर फॉर्म में बनाकर, ठीक है, जो डब्बों के अंदर पैक किए जाते हैं डिहाइड्रेशन बना के, तो वो कौन सी सुटेबल वैरायटी है। तो इसका आंसर है पूसा व्हाइट फ्लैट। ये पूसा व्हाइट फ्लैट जो वैरायटी है ओनियन की सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन पर्पज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वेजिटेबल आल्सो नोन एज, ठीक है, अबरजाइन को, तो हम आंसर है ब्रिंजल को क्या बोलते हैं। ब्रिंजल को हम एग प्लांट भी कहते हैं, अजरबैजान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शीप। ठीक है, मैटिंग प्रोसेस ऑफ शीप इज टपिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ शीप इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेंथ ऑफ एस्टस साइकिल शीप 15 से लेकर 18 दिन, सही है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड 148 डेज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की जो लेट मैच्योरिंग वैरायटी है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर है चौसा। ठीक है, ये क्या लेट मैच्योरिटी वैरायटी है ना, देर से आने वाली वैरायटी है, देर से पकने वाली, तो आंसर है लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। लंगड़ा भी नॉर्थ इंडिया के लिए फेमस है, लेकिन ये टर्पेंटाइन फ्लेवर है। ठीक है, दशहरी भी नॉर्थ इंडिया में लगाते हैं, ये लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। अल्फांसो इज फेमस इन महाराष्ट्र, ठीक है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर उसको हम हापूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हापूस। ठीक है, तोतापरी कर्नाटका की वैरायटी है ना, तोतापरी कर्नाटका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर है ना, आप पढ़ते होंगे क्रीडा भी हैदराबाद के अंदर है। क्या है, क्रीडा सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, तो वो भी क्या है, हैदराबाद के अंदर है। और एक इक्रीसेट है ना, इक्रीसेट जो है वो भी कहाँ है, हैदराबाद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, वाज एस्टेब्लिश। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डीएमआई की स्थापना को भी 1935 में, और जिसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ठीक है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेडक्वार्टर क्या है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर इसका गाजियाबाद। कहाँ पर दोस्तों, गाजियाबाद के अंदर। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गाजियाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल वुमेन फार्मर डे सेलिब्रेटेड। नेशनल वुमेन फार्मर डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अक्टूबर को ना। 15 अक्टूबर को हम नेशनल वुमेन्स फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं। जो 4 दिसंबर है, ठीक है, 4 दिसंबर को क्या करते हैं, वुमेन्स इन एग्रीकल्चर डे। ठीक है, वुमेन्स इन एग्रीकल्चर ये होता है, वुमेन इन एग्रीकल्चर डे, ये 4 दिसंबर होता है। ये आपको पता है किसान फार्मर डे है, किसान दिवस है ना, किसान डे होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एयर टेम्परेचर मेजर्ड बाई। एयर टेम्परेचर किससे मापा जाता है, तो आंसर है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, हम एयर टेम्परेचर मेजर करते हैं। वेट बल्ब के इससे हम जनरली कूलिंग टेम्परेचर, एयर का ही कूलिंग टेम्परेचर, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर आंसर लगाना है आपको, कि एयर टेम्परेचर इससे मेजर करते हैं। एनोमीटर जो है इससे हम विंड की स्पीड को, है ना, विंड की स्पीड को हम मेजर करते हैं। विंड वाइन जो है, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विंड की डायरेक्शन को बताते हैं। क्या बताते हैं, विंड डायरेक्शन, की विंड की डायरेक्शन क्या है। और व्यूफेडिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है समुद्र के अंदर, इसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना ये। देखो कुछ चीज़ें आपको याद, अगर आपसे पूछा है कि 1 हेक्टेयर mm बराबर कितना होता है, तो आपको बताना है 10,000 लीटर, या फिर 10 मीटर स्क्वायर, या फिर आपसे पूछा जाए 10,000
सेंटीमीटर। तो आपको बनाना है 10⁵ लीटर या फिर 100 मीटर स्क्वायर, या फिर आपको 10,000 मीटर पूछा जाए तो 10⁷ लीटर या फिर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है, 1000 लीटर। कहता हूँ 1000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन परसेंट इन मेज। मेज के अंदर प्रोटीन परसेंट कितना होता है? तो आंसर है 10% होता है। कितना? 10। और मेज प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? मेज प्रोटीन को कहते हैं भाई जीन। मेज प्रोटीन को क्या बोलते हैं? जीन, जिसमें कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? डिफिशिएंसी, है ना। ट्रिप्टोफैन की क्या होती है भाई? डिफिशिएंसी, ठीक है। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन की क्या होती है? तो आंसर है डिफिशिएंसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सीलिंग परसेंटेज, है ना। सीलिंग परसेंटेज इन चिकपी। चिकपी के अंदर सीलिंग परसेंटेज क्या होती है ना? तो आंसर है 49%। चिकपी के अंदर सीलिंग परसेंटेज कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 49%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ साइकिल ईच। तो इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि हम एक क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग से पहले हम दूसरी क्रॉप को अगर क्या कर लेते हैं? सोइंग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम रिले क्रॉपिंग। जब हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट क्रॉप जो है, फर्स्ट क्रॉप की सोइंग की, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? फर्स्ट क्रॉप की सोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप की आपने यहाँ पर सोइंग की, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि जो सेकंड क्रॉप है ना, सेकंड क्रॉप की सोइंग की, सॉरी फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग। यहाँ पर आपने क्या की? फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग, ठीक है। आपने क्या कर लिया भाई? हार्वेस्टिंग। अब आपने, है ना, इससे पहले यहाँ पर सेकंड क्रॉप की सोइंग। तो क्या करते हैं हम? फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले सेकंड क्रॉप की सोइंग, और सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग, यहाँ पर सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग, ठीक है। सेकंड क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, उससे पहले थर्ड क्रॉप की सोइंग। तो मीन्स वन क्रॉप की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होती, इससे पहले ही आपकी नेक्स्ट क्रॉप की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या करते हैं हम? सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप या सोइंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। जो आने वाली क्रॉप है, सक्सीडिंग क्रॉप की सोइंग, ठीक है, बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। तो इसे क्या बोलते हैं हम? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप। क्या बोलते हैं इसको? हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है इसका अपोजिट, सिक्वेंसल। देखो सीक्वेंस में क्या करते हैं? सेकंड वाले में, सीक्वेंस में फर्स्ट क्रॉप जो है, यहाँ पर हमने उसकी सोइंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग सोइंग। फिर इसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड क्रॉप की सोइंग करेंगे, सेकंड क्रॉप सोइंग। यहाँ पर सेकंड की सोइंग, सेकंड की क्या करेंगे? तो आंसर है सेकंड की हार्वेस्टिंग। फिर क्या करेंगे? थर्ड क्रॉप की सोइंग। यहाँ पर थर्ड क्रॉप की आप सोइंग करोगे, फिर थर्ड क्रॉप की क्या करोगे आप? हार्वेस्टिंग। तो अब इस एक सीक्वेंस में करते हो सारे काम, क्या करते हो आप? एक सीक्वेंस में। तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशनल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं इसको? हम सिक्वेंशनल क्रॉपिंग कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? तो आंसर है इसको सिक्वेंशनल क्रॉपिंग कहते हैं। चलिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद ए डेफिनेट रो अरेंजमेंट। मैन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है भाई डेफिनेट रो अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। राइस का भाई वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? तो आंसर 1250 mm। राइस का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई 1250 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ऑप्टिमम पीएच फॉर कॉटन कल्टीवेशन। ऑप्टिमम पीएच फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? देखो जनरली जो कॉटन को हम कल्टीवेशन करते हैं इस वाली सॉइल में, है ना, 5.5 से लेके 8.5 जो है ना, इस सॉइल में क्या करते हैं? कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, ब्लैक सॉइल के अंदर। किसमें हम? तो आंसर है ब्लैक सॉइल के अंदर। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। कौन सा जो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या होता है कि जो लीफ है, लीफ आने वाली जो सनरेज होती है, सनरेज को क्या करता है? ये लीफ पे, है ना, ठीक है, ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट क्या कौन सा होता है? तो आंसर क्योलिन। ये करेक्ट आंसर क्योलिन। ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ये क्या होते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या होते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है भाई।
एंटी ट्रांसपेरेंट, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। और ये वाला ये कौन सा होता है, तो आंसर है फिल्म फॉर्मिंग। क्या होता है भाई, फिल्म फॉर्मिंग टाइप। क्या होता है, तो आंसर है फिल्म फॉर्मिंग, है ना। कौन सा होता है, तो आंसर है फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ पल्प मिलेट। बाजरा की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है, तो कब, तो आंसर है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए। तो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन, है ना। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 200 मीटर। अगर आपसे, है ना, सॉरी, फाउंडेशन के लिए 1000 और सर्टिफाइड के लिए 200, है ना। सर्टिफाइड के लिए कितनी होती है, 200, है ना। ये यहाँ पर किसका पूछा गया है, तो यहाँ पर सर्टिफाइड का पूछा गया, तो आंसर है कितना, 200। अगर फाउंडेशन का पूछा जाए तो 1000, अगर फाउंडेशन का आपसे पूछा जाए तो 1000। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनिडेशन। जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, अगर दोनों क्रॉप्स एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं, फायदा पहुंचाती हैं, तो ऐसे को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इंटरेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, एनिडेशन। जो एलोपैथी होता है ये होता है कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन, एक दूसरे के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। ये होता है कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन, ठीक है, कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन। जब हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं, जब हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। जब हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हार्मफुल होती है, तो कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन होता है, जैसे हम एलोपैथी कहते हैं। एलोपैथी में क्या होता है, एक जो क्रॉप होती है, वन क्रॉप जो होती है, रिलीज हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। एक क्रॉप जो है, सपोज ये क्रॉप है ये, ठीक है, ये जो क्रॉप है रिलीज हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या करता है भाई, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करती है। क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं इज हार्मफुल टू अनदर क्रॉप, इज हार्मफुल टू अनदर क्रॉप। ये दूसरी जो क्रॉप है, सेकंड क्रॉप, दूसरी जो क्रॉप होती है उसके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अभी एलोपैथी के टाइप होते हैं, ट्रू एलोपैथी और फंक्शनल एलोपैथी, है ना। देखो ट्रू एलोपैथी क्या होता है कि ये जो क्रॉप है, ये जो प्लांट है, इससे जो टॉक्सिक सब्सटेंस निकला है, अगर इसी फॉर्म में जाकर इसको लॉस करता है, इस जो क्रॉप से, है ना, ये जो मेन प्लांट है, इस प्लांट से अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, सीक्रेट होता है, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसी फॉर्म में इस क्रॉप को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, इसको बोलते हैं ट्रू। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनल में होता है कि जो प्लांट है, इस प्लांट से क्या होगा, यहाँ से प्रीकर्सर रिलीज होता है। क्या होता है, प्रीकर्सर, टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रीकर्सर रिलीज होगा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाद में उसको टॉक्सिक सब्सटेंस में, यहाँ पर क्या होता है, प्रीकर्सर रिलीज होता है, प्रीकर्सर फिर टॉक्सिक, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस फिर इसको हार्म, इसको क्या करेंगे, नुकसान। तो इसको कहते हैं हम फंक्शनल। यहाँ पर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस प्रीकर्सर को एक टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस फिर इस प्लांट को हार्म करता है, इसको कहते हैं फंक्शनल एलोपैथी। और जिस फॉर्म में रिलीज होता है उसी फॉर्म में अगर लॉस पहुंचाए तो उसे बोलते हैं ट्रू एलोपैथी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द साउथ इंडियन डिश उपमा किससे बनाई जाती है। तो साउथ इंडियन डिश उपमा किससे बनाई जाती है, अमर व्हीट के द्वारा बनाई जाती है। किससे, अमर व्हीट से बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं टिक्टिकम डाइकोकम, ठीक है, टिक्टिकम डाइकोकम कहते हैं, ठीक है। मैकरोनी टिक्टिकम ड्यूरम, क्या कहते हैं भाई, टिक्टिकम ड्यूरम होती है। ब्रेड व्हीट टिक्टिकम एस्टिवम, टिक्टिकम एस्टिवम, ठीक है। इसके बाद इंडियन ड्वार्फ व्हीट टिक्टिकम स्फेरोकोकम, टिक्टिकम स्फेरोकोकम, टिक्टिकम स्फेरोकोकम, ठीक है। इसके बाद ये होता है हमारा डिप्लोइड व्हीट। क्या होता है भाई, डिप्लोइड, है ना। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों, ये टेट्राप्लोइड व्हीट होते हैं। क्या होते हैं भाई, टेट्राप्लोइड, ये होता है टेट्राप्लोइड 2n बराबर 28 वाले। ये जो दोनों होते हैं हेक्साप्लोइड होते हैं 2n बराबर 42, और ये होता है 2n बराबर, ठीक है, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन ऑफ द इंडिया जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि जूम कल्टीवेशन क्या होता है। ये भारत के किस रीजन के अंदर ये जनरली ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो भारत का, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं, वहां पर ये प्रक्रिया की जाती है। कौन सी, तो आंसर है जूम कल्टीवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टर्म डिस्क्राइब द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल के कॉमर्शियल कल्टीवेशन जो है कौन सी टर्म, तो आंसर है ओलेरिकल्चर, ठीक है। ओलेरिकल्चर मतलब होता है वेजिटेबल का कल्टीवेशन करना, एक लैटिन वर्ड होता है ना।
इसका सेरिकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म है ना, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करना, सिल्क का प्रोडक्शन। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर मतलब ट्री, ठीक है। फार्माकल्चर मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये एक नाम होता है, ऑर्गेनिक या इको फार्मिंग का नाम होता है। और हॉर्टिकल्चर आप जानती है, हॉर्टिकल्चर के अंदर है ना फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, वो सब कुछ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द स्टॉक फार्मिंग रिलेटेड टू, स्टॉक फार्मिंग रिलेटेड होता है रिप्रोडक्शन ऑफ इन एनिमल, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जब फार्म पर, एनिमल फार्म पर है ना, ठीक है, तो आंसर है रिप्रोडक्शन एनिमल से रिलेटेड टर्म होती है स्टॉक फार्मिंग। या फिर जो गोट फार्म है, सी फार्म है, वहाँ पर एक प्रकार से है ना कल्टीवेशन फार्म को रियर करना, ठीक है, वहाँ पर एनिमल की रिप्रोडक्शन होना, इसको बोलते हैं स्टॉक फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 20, विटीकल्चर टर्म रिलेटेड टू, तो आंसर विटीकल्चर का मतलब होता है ग्रेप का, है ना। ग्रेप प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। सिल्क प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है, सेरिकल्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेरिकल्चर। इसको बोलेंगे हम हनी प्रोडक्शन, एपीकल्चर, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर, क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द लीव्स ऑफ कॉर्न प्लांट बिकम्स वाइट, ठीक है। लीव्स जो है मक्के की पत्तियां जो वाइट हो जाती है, मतलब वाइट वर्ड ऑफ मेज, वाइट वर्ड ऑफ मेज, वाइट वर्ड ऑफ मेज है, ये किसके कारण होता है, तो आंसर है जिंक डिफिशियंसी। किससे होता है, जिंक की डिफिशियंसी होता है, ठीक है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम क्यूरिंग है ना, किस क्रॉप के में क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। तो जनरली क्यूरिंग प्रोसेस हम करते हैं टोबैको, टी के अंदर भी करते हैं, यहाँ पर टी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, टोबैको, ठीक है ना। क्यूरिंग मतलब क्या होता है, क्यूरिंग का मतलब होता है कि भाई रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द सोलिड पार्ट ऑफ द शुगर कैन जूस, तो इसे क्या कहते हैं, हम वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलिड पार्ट ऑफ जूस को क्या बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टॉप इन पल्स प्रोडक्शन, रॉन्ग है। इंडिया इज द रैंक सेकंड इन पल्स प्रोडक्शन, रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है। इन इंडिया एमपी कल्टीवेशन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पल्सेस, करेक्ट आंसर है। पूसा 922 वेराइटी ऑफ टोमेटो, ये गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थाइमिन, थाइमिन का मतलब होता है विटामिन B1, तो विटामिन B1 सबसे ज़्यादा होती है भाई कैल्शियम में। वालनट्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा फैट परसेंट, सबसे ज़्यादा है ना मैक्सिमम फैट परसेंट। इसके अंदर व्हील के आपको मिलेगा विटामिन B2, तो आपको बताना है विटामिन B1 सबसे ज़्यादा किस में होती है, कैल्शियम के अंदर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि इंडिया जो है रबर प्रोडक्शन में कौन सा नंबर है, इंडिया का रबर प्रोडक्शन के अंदर कौन सा नंबर है, तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है ना, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, ठीक है, थाईलैंड। देखो रबर प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो थाईलैंड है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, थाईलैंड है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर है इंडोनेशिया, कौन है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया है। थर्ड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पोजीशन पर वियतनाम, कौन सा है भाई, वियतनाम, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन पर कौन है, फोर्थ पोजीशन पर, फोर्थ रैंक पर जो है वो है भारत, इंडिया। याद रखना आप, रबर के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है, तो आंसर है इंडिया का 4th नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द अल्फाल्फा। देखो अल्फाल्फा एक प्रकार का क्या होता है, फोडर क्रॉप होती है, क्या होती है, फोडर क्रॉप होती है, जो कि इसका साइंटिफिक नाम होता है मेडिकागो सटाइवा। क्या होता है भाई, मेडिकागो सटाइवा, साइंटिफिक नाम मेडिकागो सटाइवा। और ये बिलोंग्स टू लेग्यूमिनेसी, किस में आती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको 50 नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसकी जो वैलिडिटी है आपको कितनी रहेगी, 6 मंथ, आपको IBS AFO में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसकी प्राइस है मात्र 250। इसके लिए आप क्या करें, डाउनलोड अभ्यास एग्री एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर से, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को पूछ सकते हैं आप, कोई भी आपकी डाउट है। या फिर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कोर्स खरीदना, परचेस करना चाहते हैं, तो आपको 280+ वीडियो जो है, 280+ वीडियो, ठीक है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको 499 प्राइस के अंदर मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इनको कोर्सेस को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इन दिए हुए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं। जैसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और नया क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ जो है MCQ सीरीज़ जो चल रही है, आपको अभी तक हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुके हैं, 3 पार्ट, अभी तक आपको कैसे लगे। ठीक है, तो हम एग्ज़ाम से पहले 500, 600 जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँ कि हम डेली है ना 30, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं उतने क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करें, जिससे आपको नए नए क्वेश्चन मिलते चलेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।